खुश रहिए। मैं आज के मीटिंग का प्रारंभ करता हूँ। आज IFPS फोरम के हिंदी सत्र का 818वां दिन है और आज हम लोग इस मीटिंग को शुरुआत करते हैं। आइए हम लोग 1 मिनट का मौन प्रार्थना करें। धन्यवाद। जैसा आप सभी लोग अवगत हैं कि इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी एक निरंतर कार्यक्रम चला रहा है और इंग्लिश, मलयालम भाषा में और पूरे देश विदेश से लोग इसमें जुड़ रहे हैं और ज्ञान से लाभान्वित हो रहे हैं पिछले कई एक वर्षों से। इसी क्रम में आज हिंदी सत्र में हम लोगों के साथ में आई हैं डॉक्टर ज्योति कलंत्री। और ज्योति कलंत्री जी का मैं थोड़ा सा परिचय देना चाहूँगा। ज्योति कलंत्री जी आपको एक क्लिनिक OBG के आयुष मेडिकल ऑफिस और बेसिक नॉलेज इनको कंप्यूटर के ये MUHS महाराष्ट्र में पेपर सेटिंग सारे कार्यक्रम करते हैं। इन्होंने BHMS MD सब किए हैं और आज इनके साथ में हम लोग जो सुनने जा रहे हैं इनके लेक्चर्स में उसका approach of homeopathy in treating abnormal uterine bleeding। तो आइए मैं डॉक्टर ज्योति कलंत्री जी का स्वागत करता हूं इस प्लेटफॉर्म पर और मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपना प्रेजेंटेशन को शुरू करें। ओवर टू यू डॉक्टर ज्योति। थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर ज्योति कलंत्री। आज मेरा टॉपिक है एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, जो गर्भाशय में असामान्य रक्तस्राव। तो हाँ सर, असामान्य रक्तस्राव के हम शुरू में चीजें समझ लेते हैं। क्या कारण होते हैं, क्या एज ग्रुप में ये डिसऑर्डर पाया जाता है। जैसे कि ये फीमेल में प्यूबर्टी से लेकर मेनोपॉज तक, यानी कि किशोर अवस्था से लेके मेनोपॉजल पीरियड तक का ये पीरियड है जो फीमेल की लाइफ में, स्त्रियों की लाइफ में रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप कहते हैं, जिसको यहाँ पे एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग किसी भी एज ग्रुप में पाया जाता है। प्यूबरल गर्ल्स में भी, पेरीमेनोपॉजल एज ग्रुप में भी और मैच्योरिटी ग्रुप जिसको हम रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप कहते हैं, जो चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप है 25 to 35 ईयर्स। तो हम एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग समझने के लिए हमें पहले नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग समझना बहुत जरूरी है। इस प्रेजेंटेशन के क्या गोल्स हैं, हम इंट्रोडक्शन करवाएंगे नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन एज वेल एज एबनॉर्मल मेंस्ट्रुएशन से। फिर इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ गायनेक एंड ऑब्स्टेट्रिक एसोसिएशन ने जो क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, फीगो क्लासिफिकेशन फॉर असामान्य रक्तस्राव का, उन्होंने एक पाम और कॉइन का क्लासिफिकेशन लेटेस्ट में आया है 2011 में, उससे हम सबको अवगत कराएंगे। फिर कॉमन टर्मिनोलॉजीज जो हम OPD में हमारे पास पेशेंट आते हैं, वो कॉमन टर्मिनोलॉजीज एक रिवाइज करेंगे शॉर्ट में। पेशेंट का अप्रोच कैसा होना चाहिए, हमारा अप्रोच टूवर्ड्स पेशेंट की हिस्ट्री टेकिंग, मेडिसिन, इन्वेस्टिगेशन और हम उनका ट्रीटमेंट जो करते हैं इन रिलेटेड टू होम्योपैथी। क्या इन्वेस्टिगेशन जरूरी है, क्या मैनेजमेंट ऑप्शंस सपोर्टिव के साथ साथ होम्योपैथी मैं रिकमेंड करूंगी। सो हम शुरू करते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल, माहवारी, ये क्या है? ये एक रेगुलर महीने से मंथली ब्लीडिंग होता है यूट्रस से, यानी कि गर्भाशय से वजाइना की तरफ आकर वल्वा से बाहर निकलता है, जो 28 दिन का होता है एवरेज में, मैक्सिमम फीमेल में, लेकिन प्लस माइनस 5 to 7 डेज चल जाता है। जैसे कि 25 to 35 डेज भी नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल में ही आता है। ये जो फ्लो है ये 3 to 5 डेज लास्ट करता है, रहता है।
पेशेंट को जो ब्लीडिंग है 5 to 7 डेज भी नॉर्मल है। एवरेज में जो ब्लड फ्लो है ये यहाँ पे हम रेंज की बात करेंगे 20 to 80 ml। 80 ml ये हायर लिमिट है। हम ये कैसे पता करते हैं? नंबर ऑफ सैनिटरी पैड्स जो पेशेंट यूज कर रही है और हिस्ट्री ऑफ क्लॉट्स, यानी कि ब्लीडिंग में जो गांठें हो रही है। अगर गांठें ज्यादा होती हैं पेशेंट को तो हम समझते हैं कि ब्लीडिंग हैवी हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। तो और नंबर ऑफ पैड्स अगर 10 से ज्यादा लगते हैं एक पीरियड में तो हैवी ब्लीडिंग कहेंगे। तो एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग क्या है? नॉर्मल तो हम समझते हैं कि थोड़ा बहुत रेंज, थोड़ा बहुत चेंजेस, मोर देन 5 ml भी ब्लड रहा तो उसे हम नॉर्मल कहेंगे। एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग की डेफिनेशन ऐसी है कि बार बार पीरियड्स आने में बदलाव, फ्रीक्वेंसी में बदलाव, और जितनी देर तक का रक्तस्राव है उसके ड्यूरेशन में भी बदलाव, और अमाउंट में भी बदलाव, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कंटिन्यूअस हैवी ब्लीडिंग, ये एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग में आते हैं, यानी कि असामान्य गर्भाशय से ब्लीडिंग। 30% प्रिवेलेंस देखा गया है रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप ऑफ वुमेन में, जो कि मेनोरेजिया लेकर आती है। मेनोरेजिया ये हैवी ब्लीडिंग है। जो जितनी भी गायनेक में या ओपीडीज में जो लेडीज पेशेंट आती है फीमेल कंप्लेंट्स लेके, उसे 30 से 40% फीमेल्स को हैवी ब्लीडिंग की तकलीफ होती है, और उसमें से भी 70 से 80% फीमेल्स को एक्सेसिव ब्लीडिंग, हैवी ब्लीडिंग ड्यू टू फाइब्रॉइड, यानी कि गर्भाशय में गांठ जो होती है, नॉन मैलिग्नेंट गांठ, उसकी वजह से, और उन्हीं की वजह से ज्यादातर सर्जरीज होती है, हिस्टेक्टोमी। 25 से 30% केसेस में जो सर्जरीज होती है गायनेक में वो एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग यानी कि असामान्य गर्भस्राव की वजह से ही होती है। तो ये असामान्य गर्भस्राव से पहले हम एचपीओ एक्सिस, हमारी बॉडी में एक हाइपोथैलेमस सेरेब्रल कॉर्टेक्स अगर ठीक से फंक्शनिंग है ब्रेन में तो हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करता है, और हाइपोथैलेमस से लेकर पिट्यूटरी, पिट्यूटरी से लेकर ओवरी, ये जो एचपीओ एक्सिस काम करता है फीमेल में, ये प्यूबर्टी के पहले स्टेडी होता है, प्यूबर्टी के टाइम पे ये एक्टिव होता है अंडर नॉर्मल सेरेब्रल कॉर्टेक्स के फंक्शन में। तो हाइपोथैलेमस से हम देख पा रहे हैं यहाँ पे हाइपोथैलेमस से सिक्रीशंस ब्लड वेसल्स के थ्रू पल्स फ्रीक्वेंसी में GnRH गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हॉर्मोन्स पल्स फ्रीक्वेंसी में सिक्रीट होकर के यहाँ पे ट्रॉफिक हार्मोन सिक्रेटिंग सेल्स, हम पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट देख पा रहे हैं, पोस्टीरियर और एंटीरियर। एंटीरियर में ट्रॉफिक हार्मोन सिक्रेटिंग सेल्स होते हैं। ये ट्रॉफिक हार्मोन सिक्रेटिंग सेल्स को स्टिमुलेट कौन करता है? GnRH गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हॉर्मोन्स, जो हाइपोथैलेमस से आ रहे हैं, और ये सिक्रीट करते हैं फिर गोनेडोट्रोफिन हॉर्मोन्स, यानी कि स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन्स, जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे एचपीओ एक्सिस कैसे काम करती है। फीमेल की रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हाइपोथैलेमस फर्स्ट नंबर पे, हाइपोथैलेमस, वहां से आ रहे हैं जीएनआरएच आकर के पिट्यूटरी को सिक्रीट स्टिमुलेट कर रहे हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड एंटीरियर और पोस्टीरियर दो फॉर्म में डिवाइड हुई है। हमारा अभी मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेशन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से है। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से वैसे तो कई स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन्स आते हैं, जैसे कि हम यहाँ FSH और LH देख रहे हैं, लाइक फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और इसके अलावा ग्रोथ हार्मोन प्यूबर्टी में काम करते हैं स्केलेटल ग्रोथ के लिए। देन TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ACTH एड्रेनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, और यहाँ पे LH FSH जब पिट्यूटरी ग्लैंड से आ रहे हैं तो कहाँ जाकर एक्ट करते हैं? टारगेट ऑर्गन्स ओवरी, यानी कि गोनाड्स फीमेल में ओवरी पे जाकर एक्ट करते हैं। ओवरी में मल्टीपल फॉलिकल्स डेवलप हो रहे होते हैं जो FSH के इन्फ्लुएंस में होते हैं। हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे हिस्टोलॉजी और कैसे क्या ग्रोथ होती है फॉलिकल्स की। सो फॉलिकल्स ग्रोथ होने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन ओवरी में। और जब फॉलिकल्स स्टिमुलेट हो गए हैं, बढ़ना शुरू हो गए हैं, तभी फॉलिकल्स की ग्रैनुलोसा सेल से ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, हम एरो में देख पाते हैं, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरोन, ये तीन हार्मोन्स ओवरी से भी आ रहे हैं, जो जाके टारगेट ऑर्गन्स यूट्रस पे एक्ट करेंगे। यूट्रस पे ये एंडोमेट्रियम को प्रोलिफरेट करते हैं, साइज बढ़ाते हैं एंडोमेट्रियम की, एंड देन एंडोमेट्रियम को मेंस्ट्रुअल साइकिल में शेड होना है, बहना है वल्वा वजाइना के थ्रू। यही ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन जाकर के पिट्यूटरी ग्लैंड को फिर फीडबैक देंगे ताकि ये और LH FSH सिक्रेट ना करे,
और फर्दर हाइपोथैलेमस को भी फीडबैक देंगे पॉजिटिव कि GnRH कुछ टाइम के लिए रोक के फिर बाद में नेक्स्ट साइकिल के लिए फिर से सिक्रीट करें। यहाँ पे ओवरी इनहिबिन भी सम अमाउंट ऑफ इनहिबिन भी सिक्रीट करते हैं जो जाके पिट्यूटरी ग्लैंड पे नेगेटिव फीडबैक देंगे फॉर फर्दर सिक्रीशंस ऑफ स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। तो हमारा HPO एक्सिस अगर फीमेल में प्रॉपरली काम कर रहा है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मल होने में कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या क्या चीजें हमें लगती है रिप्रोडक्शन फीमेल FGO नॉर्मल फंक्शनिंग होना चाहिए मेंसेस के लिए? तो पहले तो नॉर्मल फंक्शनिंग सेरेब्रल कॉर्टेक्स, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, ओवेरियन एक्सिस। अगर हॉर्मोन्स आ भी गए ओवरी से तो एंडोमेट्रियम जो यूट्रस का है वो रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, इन्हें उसने रिएक्ट करनी चाहिए, ताकि अगर ईस्ट्रोजन यूट्रस पे आ रहे हैं तो एंडोमेट्रियम को बढ़ना है साइज में। फिर एड्रिनल ग्लैंड्स और थायराइड ग्लैंड, जो थायराइड हार्मोन्स और एड्रिनल स्टेरॉइड्स, इनका भी रोल है। ये अगर ठीक से सपोर्ट कर रहे हैं तो फिजियोलॉजी ऑफ मेंसेस ठीक से हो रही है फीमेल में। और नॉर्मल फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, अगर फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में कोई अबनॉर्मलिटी या डेवलपमेंटल डिफेक्ट है, जैसे कि हम कई बार देखते हैं कि क्रिप्टोमेनोरिया एक कंडीशन होती है, यहाँ पे इम्परफोरेटेड हाइमन होता है जिसकी वजह से लड़कियां ब्लीड तो करती है हर महीने, लेकिन वो ब्लीडिंग रिवील नहीं होता है, तो ब्लड का एक गोला जमा हो जाता है, हेमाटोमा बोलेंगे, इन द वजाइना। मदर को ऐसा लगता है या लड़की को भी ऐसा लगता है कि पीरियड्स नहीं आ रहा है, डिलेड प्यूबर्टी है, लेकिन जब लड़की हैवीनेस बताएगी पेट में, एब्डोमेन में, जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो ऑन एग्जामिनेशन पता चलेगा कि ये हेमाटोमा ड्यू टू इनपरफोरेटेड हाइमन है, तो ये है एबनॉर्मलिटी। तो कोई भी डेवलपमेंटल डिफेक्ट या एबनॉर्मलिटी होगी, दो द HPO एक्सेस नॉर्मल काम कर रही है बट ब्लीडिंग रिवील नहीं हो रहा है, तो पेशेंट और पेरेंट्स की तरफ से यही समझा जाएगा कि प्यूबर्टी आई नहीं है, डिलेड है। तो ये सारी चीजें चेकअप, प्यूबर्टी में चेकअप जरूरी है, एडोलसेंस में चेकअप जरूरी है बाय डॉक्टर्स, दैट फंक्शनिंग बराबर हो रहा है। अब क्या साइक्लिकल चेंज मेंस्ट्रुएशन में होता है? अगर ये नॉर्मल है तो बहुत अच्छी बात है, अगर इसमें से कुछ एबनॉर्मलिटी हो रही है तो असामान्य रक्तस्राव होगा। देखिए, हम नीचे से अगर देखते हैं तो हमने बॉडी टेम्परेचर दिखाया हुआ है, जो एक फीमेल को पहले के टाइम में BBT बोलते थे, बेजल बॉडी टेम्परेचर चेक करने बोलते थे, जो अभी डिस्कार्ड हो गया है। और देन हमने सेकेंड लेवल पे एंडोमेट्रियल हिस्टोलॉजी यहाँ पे डायग्राम में हम देख सकते हैं, जो कि यूट्राइन साइकिल है। अगर यूट्राइन साइकिल से एंडोमेट्रियम की ग्रोथ देखी जाती है अंडर द इफेक्ट ऑफ एंडोक्राइंस फ्रॉम ओवरी, यानी कि जो बीज कोश है ओवरी, वहां से जो हॉर्मोन्स आ रहे हैं जो यूट्रस पे जाकर के एक्ट कर रहे हैं, तो ये साइकिल कैसे चल रहा है? अगर ये साइकिल 28 दिन का होगा, 28 डेज का साइकिल अगर हो, तो हम बात करते हैं ओव्यूलेशन, यानी कि जो फीमेल का ओवम, अंडा जो जनरेट होगा वो 14वें दिन होगा, 14th डे ऑफ नेक्स्ट मेंसेस इज ड्यू, अगर 28 दिन का साइकिल है। लेकिन अगर 35 दिन का साइकिल है तो 14 डे बिफोर द नेक्स्ट, मतलब कि उनका ओव्यूलेशन 14वें दिन नहीं होगा, 21st डे होगा। ठीक है, तो ओव्यूलेशन से हमारा लेना देना है। ओव्यूलेशन होने से पहले ओवरी में, जैसे कि हमने देखा कि FSH अगर हाइपोथैलेमस से आ रहे हैं तो ओवरी में फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है। हम येलो स्ट्रिप में देख पा रहे हैं मल्टीपल प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स होते हैं 20 करीब करीब, उसमें से मैच्योर फॉलिकल एक बन रहा है जिसको हम डोमिनेंट फॉलिकल का नाम देते हैं। अब ये डोमिनेंट फॉलिकल, FSH ने फर्स्ट हाफ में अपना काम कर दिया, फर्स्ट हाफ में FSH ने अपनी ग्रोथ पूरी कर ली है फॉलिकल्स की। सेकेंड हाफ के जस्ट पहले हम रेड डॉटेड लाइन एंडोक्राइन साइकिल में देखेंगे, रेड डॉटेड लाइन ईस्ट्रोजन है और ब्लू डॉटेड लाइन FSH है। तो FSH और ब्लैक, ये जो है LH, ये ब्लैक डार्क लाइन है। तो LH और FSH का लेवल सेम है, फर्स्ट हाफ शुरू के 14 दिन में सेम चल रही है लाइंस, नियर अबाउट 9 टू मतलब 5 to 9 माइक्रो ml जो है इनका काउंट होता है। लेकिन FSH जो है स्टेबल रहेगा, थोड़ा राइज होगा बिफोर ओव्यूलेशन। हम एक फॉलिकल देख रहे हैं येलो स्ट्रिप में जो आधा टूटा हुआ है, यहाँ पे ओव्यूलेशन हो चुका है। ये ओव्यूलेशन क्यों हुआ? क्योंकि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH जो है ये एंटीरियर पिट्यूटरी से आया है। अगर LH नहीं आता है तो ग्राफियन फॉलिकल कितना भी मैच्योर हो उसको ओवा रिलीज करने को नहीं मिलता है, तो LH का सर्ज मस्ट है फॉर ओव्यूलेशन। जैसे ही LH का पीक बढ़ा, हम ब्लैक लाइन देख पा रहे हैं, हाईएस्ट पीक एट ओव्यूलेशन का एरो दिख रहा है, यहाँ पे ओव्यूलेशन रिलीज हुआ
और ये ओवम जाके बाद में कॉर्पस ल्यूटियम बना, लास्ट फिगर ऑफ येलो स्ट्रिप कॉर्पस ल्यूटियम जो ओवेरियन हिस्टोलॉजी में दिख रहा है। ये कॉर्पस ल्यूटियम 19 से लेके 26वें दिन तक अपना काम करता है। ये हार्मोन प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करता है। जो हम एरो में देखेंगे यहाँ पे अब एंडोमेट्रियल हिस्टोलॉजी में एंडोमेट्रियम की साइज बढ़ चुकी है। एंडोमेट्रियम की साइज क्यों बढ़ी है? क्योंकि सेकेंड फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल को ल्यूटियल फेज बोलते हैं, जो कॉर्पस ल्यूटियम के इन्फ्लुएंस में है, और फर्स्ट फेज को फॉलिकुलर फेज बोलते हैं, जो फॉलिकल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन के इन्फ्लुएंस में है। तो पहला फेज शुरू के 4 दिन जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल के हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एंडोमेट्रियम शेड हो गया, इसलिए कंप्लीटली फ्लैट है। फिर फॉलिकल्स के ग्रोथ में बढ़ा हुआ है, देन मेंटेन्ड है, और लास्ट में हम देख रहे हैं कि एंडोमेट्रियम का जो साइज है ये कम कम होते जा रहा है। प्रोलिफरेशन कम क्यों हो रहा है? क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल फिर से स्टार्ट होगा तो एंडोमेट्रियम शेड हो रहा है। एंडोमेट्रियम शेड हो रहा है तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ने बढ़ाया था, लेकिन अब लास्ट में मेंस्ट्रुअल साइकिल आने के लिए ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का विड्रॉल लगता है, नेक्रोसिस लगता है। ये विड्रॉल अगर होगा तो इस विड्रॉल से मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा। तो हम देखते हैं फर्स्ट फेज में ईस्ट्रोजन फॉलिकल्स क्या कर रहे हैं, ग्रोथ होते होते ईस्ट्रोजन भी रिलीज कर रहे हैं। ईस्ट्रोजन को ऐड करना है एंडोमेट्रियम को प्रोलिफरेट करने के लिए। तो सेकेंड फेज में जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम बना, प्रोजेस्टेरोन रिलीज कर रहे हैं और प्रोजेस्टेरोन को भी एंडोमेट्रियम पे ऐड करना है, लेकिन थिकनेस का फर्क है। फर्स्ट फेज में 1 mm थिकनेस होगा एंडोमेट्रियम का, सेकेंड फेज में नियर अबाउट 6 mm। हम कई बार पेशेंट की सोनोग्राफी रिपोर्ट में देखते हैं कि 6 mm आया है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, तो ये नॉर्मल बोलते हैं, और उससे ज्यादा 9-10 mm के ऊपर अगर थिकनेस आता है तो ये हैवी ब्लीडिंग में हम कंसिडर करते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये साइक्लिकल चेंजेस जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के हैं ये समझ में आए होंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं कि एबनॉर्मल यानी कि असामान्य ब्लीडिंग के लिए यहाँ पे क्या चेंजेस होते हैं। तो हमने ये समझा कि फर्स्ट फेज में ईस्ट्रोजन का रोल है, सेकेंड फेज में प्रोजेस्टेरोन का रोल है। तो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दोनों ही नॉर्मल फंक्शनिंग होने चाहिए। हम यहाँ पे पैथोफिजियोलॉजी अभी समझते हैं कि एंडोमेट्रियम नॉर्मली कुछ सिक्रीशंस पैदा करता है जिसको हम प्रोस्टाग्लैंडिन्स कहते हैं, जो कि 4 तरह के होते हैं। ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स PGE2, PGI2, PGF2 अल्फा और थ्रोम्बोक्सिन। तो PGE2 और I2 ये वेसो डायलेटर्स है। तो वेसो डायलेटर्स अगर है तो ये प्लेटलेट का एग्रीगेशन नहीं होने देंगे। एग्रीगेशन नहीं होगा तो क्लॉटिंग नहीं होगा। तो पहले डायलेटेशन कॉज करेंगे और फिर जब मेंस्ट्रुएशन स्टॉप करना है, PGF2 अल्फा थ्रोम्बोक्सिन ये जो है ये वेसो कंस्ट्रिक्टर्स हैं, ये प्लेटलेट एग्रीगेशन करते हैं। तो प्रोजेस्टेरोन भी रिस्पॉन्सिबल है PGF2 अल्फा प्रोस्टाग्लैंडिन्स लाने के लिए। मतलब कि सेकेंड फेज में अगर प्रोजेस्टेरोन है तो प्लेटलेट एग्रीगेशन होगा, ब्लीडिंग के बाद में क्लॉटिंग भी होगा। ये नॉर्मल फिजियोलॉजी है मेंस्ट्रुअल साइकिल की। इसको हम प्री ओवुलेटरी पोस्ट ओवुलेटरी फेज में भी अगर हम समझें, ओवुलेशन होने के पहले एंडोमेट्रियम का प्रोलिफरेशन मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया कि नियर अबाउट फ्लैट है, FSH LH सेम है। तो यहाँ पे ईस्ट्रोजन का इफेक्ट होने की वजह से PGF2 अल्फा और PGE2 इसका रेशियो 1 ही रहेगा, क्योंकि ईस्ट्रोजन अभी माइल्ड फॉर्म में है फर्स्ट फेज प्री ओवुलेटरी। पोस्ट ओवुलेटरी में प्रोजेस्टेरोन आ गया है, प्रोजेस्टेरोन अपना काम कर रहे हैं एंडोमेट्रियम को फिर से डिफरेंशिएट करने, ग्रो करने के लिए। यहाँ पे PGF2 अल्फा जो कि वेसो कंस्ट्रिक्टर्स हैं, इनका रेशियो मतलब ये ज्यादा है कंपेयर टू E2। तो हम ये देखते हैं कि जब तक कि प्रोजेस्टेरोन ऑप्टिमम लेवल्स में है, सेकेंड फेज में कॉर्पस ल्यूटियम का रोल क्या है? प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करना, और प्लस सम अमाउंट ऑफ रिलैक्सिन भी सिक्रीट करते हैं जो कि लेबर में डिलीवरी में काम आता है। जैसे कि रिलैक्सिंग का काम है जॉइंट को रिलैक्स करना, पेल्विस को रूमी बनाना। यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन जब तक है ये सेकेंड फेज मेंटेन रहेगा। नाउ वंस कॉर्पस ल्यूटियम सीजेस टू फंक्शन, जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम को समझ लो वो जो ओवा रिलीज हुआ वो फर्टिलाइज नहीं हुआ तो वो डीजेनरेट होगा। कॉर्पस ल्यूटियम भी अपना काम करके मेंसेस के जस्ट पहले डीजेनरेट हो जाएगा, फिर ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन विड्रॉ हो जाएगा और नेक्रोसिस की वजह से पेशेंट को ब्लीडिंग होता है। तो ये ब्लीडिंग हो रहा है। देन नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो साइक्लिक प्रोसेस है, मेनार्की से लेके मेनोपॉज तक 9-10 साल से लेके तो 45 से 50 साल तक का ये जो पीरियड है, यहाँ पे रेगुलर HPO एक्सेस हमने ऑलरेडी देख लिया है, और ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के
कैस्केड से, कोएगुलेशन कैस्केड एंड ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के सिक्रीशन से ये सब मेंटेन हो रही है नॉर्मल साइकिल। अब टर्मिनोलॉजीज देख लेते हैं। मेनोरेजिया किसको कहते हैं? हेवी ब्लीडिंग, एक्सेसिव ब्लीडिंग को मेनोरेजिया कहेंगे, जो आइदर इन क्वांटिटी हो या फिर ड्यूरेशन में हो। यानी 2 दिन में भी हेवी ब्लीडिंग हो गया तो भी मेनोरेजिया है, 10 से 12 दिन का फ्लो है तो भी मेनोरेजिया। पॉलीमेनोरिया क्या है? बहुत बार बार साइकिल्स आएंगे, 20-21 दिन में आएंगे लेकिन फ्लो नॉर्मल रहेगा, पॉलीमेनोरिया। पॉलीमेनोरेजिया में भी फ्रीक्वेंट साइकिल आएंगे लेकिन फ्लो ज्यादा रहेगा, मेनोरेजिया। ठीक है। मेट्रोरेजिया, 2 मेंसेस के बीच में का इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, मेट्रोरेजिया। ओलिगो मतलब कि बहुत देर तक, बहुत टाइम बाद पीरियड आएगा, लाइक 30-40 डेज बाद, और फिर इसे ओलिगोमेनोरिया कहते हैं। और हाइपो, हाइपो मतलब रेगुलर साइकिल आ रहा है लेकिन फ्लो बहुत कम है, 1 दिन का, कुछ घंटों का, इसको हाइपोमेनोरिया कहते हैं, जो हम फीमेल की लाइफ में देखते रहते हैं। अब फिगो क्लासिफिकेशन क्या है? असामान्य रक्तस्राव के लिए कुछ हम कारण यहाँ पे देखते हैं जो अभी फिगो ने न्यूली दिए हैं। देखो यहाँ पे हमने पाम दिखाया है और एक तरफ कॉइन दिखाया है। अगर हम हमारे पाम में एक कॉइन रखते हैं और उसको जब दबा लेंगे तो PALM पाम और COEIN कॉइन, ये पाम कॉइन क्लासिफिकेशन स्टूडेंट्स और प्रैक्टिशनर्स को याद रखने के लिए इंपॉर्टेंट है। कौन से कारण हो सकते हैं जो हम देखेंगे? नंबर P से पॉलिप, यूट्रस सर्विक्स में पॉलिप डेवलप होते हैं। A से एडिनोमायोसिस, पॉलिप पेडुंकुलेटेड ग्रोथ आती है यूट्रस सर्विक्स से। एडिनोमायोसिस थिकनेस होगा यूट्रस का और एंडोमेट्रियम की ग्रोथ हो जाती है, यूट्रस की थिकनेस बढ़ जाती है और पेन भी होता है पेशेंट को एक्सेसिव रक्तस्राव के साथ। सिमिलरली लियोमायोमा, आजकल हम इसे फाइब्रोमायोमा कहते हैं, जो कि एक बिनाइन ग्रोथ है, ट्यूमर है, नॉन मैलिग्नेंट, कॉमन है। ये भी असामान्य ब्लीडिंग देता है। मैलिग्नेंसी ऑफ कोर्स, और एंडोमेट्रियम का बढ़ना जिसे हम हाइपरप्लेशिया कहते हैं, जो एंडोक्राइनल हो, मतलब कि प्योरली हार्मोनल चेंजेस होते हैं यहाँ पे। कॉइन से कोएगुलोपैथी, अगर शुरू की 4 कॉजेस हम देखे हैं तो इसमें क्या होगा कि स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं जो हमें सोनोग्राफी हिस्टोलॉजी बताती है। लेकिन राइट साइड में हम अगर देखते हैं जो कॉजेस है कॉइन की कॉजेस, सो ये ब्लड डिसऑर्डर्स और ओवरी के मतलब अंडकोश की एबनॉर्मलिटीज की वजह से, और कुछ हीमोग्लोबिनोपैथीज यानी कि कोएगुलोपैथीज, ब्लड डिसऑर्डर्स, डिस्क्रेशियास की वजह से हो सकते हैं। तो जब हमें ये एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग डायग्नोज करना है तो ये सारे कॉजेस के पॉइंट ऑफ व्यू इन्वेस्टिगेशंस और क्लिनिकल एग्जामिनेशंस करना बहुत जरूरी होता है। तो ये जो ब्लीडिंग है, एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग तो हमने कारण देखे, लेकिन अगर डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग जो कि प्यूबर्टी और पेरीमेनोपॉजल एज ग्रुप में बहुत कॉमन होते हैं, ये ब्लीडिंग पैटर्न में बिना ओव्यूलेशन के ज्यादा पाए गए हैं। 80% केसेस जिनको एनओव्यूलेटरी ब्लीडिंग होगी और 20% को ओव्यूलेटरी। एनओव्यूलेटरी हम प्यूबरल गर्ल्स, एडोलेसेंट गर्ल्स में भी देखते हैं और पेरीमेनोपॉजल एज ग्रुप में भी कॉमन है। प्लस मेट्रोपेथिया हेमोरेजिक का एक कंडीशन है जहाँ पे LH नहीं आने की वजह से ओव्यूलेशन नहीं होगा, और ओव्यूलेशन नहीं होगा तो ऑफकोर्स साइकिल जो है वो एनओव्यूलेटरी है। लेकिन FSH जो फॉलिकल्स जो ग्रो हो रहे हैं, वो जो डोमिनेंट फॉलिकल है वो रप्चर नहीं हुआ है ना, तो वो सिस्टिक बन के वो अपना काम ईस्ट्रोजन पैदा करने का कर ही रहा है। तो ईस्ट्रोजन को जाकर के एंडोमेट्रियम पे एक्ट करना ही है, एंडोमेट्रियम ओवर ग्रो हो रहे हैं एंड इसीलिए एक्सेसिव ब्लीडिंग होता है। आप कहोगे कि ओव्यूलेशन तो हो नहीं रहा है फिर ब्लीडिंग क्यों ज्यादा हो रहा है? नहीं, बिना ओव्यूलेशन के जो अनअपोज्ड ईस्ट्रोजन है, अनअपोज ईस्ट्रोजन की वजह से एंडोमेट्रियम रिस्पॉन्सिव है, उसको तो एक्शन रिएक्ट करना ही है, और एंडोमेट्रियम बहुत ज्यादा प्रोलिफरेट होते हैं, इसीलिए जितना प्रोलिफरेट होगा उतना ब्लीड होगा। अब ओव्यूलर ब्लीडिंग जो 20% केसेस में है, ये कई बार देखो हमारा हाइपोथैलेमस जो है फीमेल मोस्टली रिएक्टिव होती है, एनवायरमेंटल स्ट्रेस, वरीज, एंजाइटीज, इमोशनल्स, अप्स डाउन्स, एंगर, फियर, हम होम्योपैथी में ये सब एलिमेंट्स लेते हैं ना, तो ये सब के इन्फ्लुएंस सबसे पहले हाइपोथैलेमस पे आते हैं, और वही हाइपोथैलेमस अगर इम्बैलेंस्ड हो तो पल्स फ्रीक्वेंसी GnRH उतना प्रॉपर तरीके से आएगा नहीं और पूरा HPO एक्सिस डिस्टर्ब होगा। इसीलिए जहां पे डिस्टर्बेंस है, जो भी HPO एक्सिस डिस्टर्ब है, वहां पे ब्लीडिंग एक्सेसिव, इरेग्युलर या हेवी मेंस्ट्रुएशन में चेंजेस आएंगे। अब कुछ कॉजेज हम देखते हैं कि IUCD एट्रोजेनिक कॉजेज भी है, कुछ नॉट डिफाइंड कॉजेज भी हमने देखे थे क्लासिफिकेशन में,
मतलब अभी तक के कुछ कॉज नहीं समझ में आया कि एक्सेसिव ब्लीडिंग क्यों हो रहा है। मे बी वस्कुलर वीनस कैपिलरी एबनॉर्मलिटीज हो सकती है, या कुछ कंडीशंस में जैसे आईयूसीडी मतलब कि कॉपर टी इंसर्शन, या पिल्स अगर फीमेल ले रही है तो कभी कभी ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग हो सकता है। अगर हम कॉपर टी इंसर्ट करवा रहे हैं तो वो आफ्टर ऑल फॉरेन बॉडी है, और वो फॉरेन बॉडी रिएक्शंस होंगे यूट्रस की एंडोमेट्रियम से, और कभी कभी ये स्पॉटिंग ब्लीडिंग देते हैं। तो ये हम रेगुलर ओव्यूलेटरी ब्लीडिंग रेगुलर होगी, एनोव्यूलेटरी ब्लीडिंग 80% केसेस में एनोव्यूलेटरी है मतलब कि इरेगुलर होगी, 2 महीने बाद 3 महीने बाद कभी भी आ सकती है। इसीलिए एनोव्यूलेटरी ब्लीडिंग को ज्यादा केयरफुली चेक करना है, ट्रीट करना है। मेट्रोपैथिया इन शॉर्ट देख लेते हैं, ये एनोव्यूलेटरी ही है। ये पेशेंट्स जो हमारे पास आते हैं ये एक्सेसिव ब्लीडिंग लेकर आते हैं, 2 महीने 3 महीने तक का पहले एमिनोरिया यानी कि मेंसेस नहीं आया हुआ है, और जब आया है तो लंबी ब्लीडिंग हो रही है। कई बार पेरिमेनोपॉजल और एडोलसेंट गर्ल्स में ये कंप्लेंट्स देखी गई हैं। पैथोलॉजिकली हम देखते हैं कि यूट्रस वैसे तो नॉर्मल है लेकिन थोड़ा बहुत बल्की होगा साइज में, और अगर माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं तो इसको सिस्टिक ग्लैंडुलर हाइपरप्लेशिया बोलते हैं। ये थोड़ा डिटेल्ड है, अगर ठीक है हम इन शॉर्ट देखेंगे सिस्टिक ग्लैंडुलर हाइपरप्लेशिया क्या है। वो ये हम समझ चुके हैं कैसे एलएच सर्ज आएगा, फिर ओव्यूलेशन होगा, एंड डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम अगर नहीं हुआ है तो प्रोजेस्टेरोन आएगा, और ये प्रोजेस्टेरोन जाके सिक्रेटरी चेंजेस करेंगे, एंड देन ग्रैन्युलोसा सेल्स। सो ये अनअपोज एस्ट्रोजन, ये सब मैंने आपको पहले ही बताया है। अगर आपको कुछ इसमें डाउट हो तो आप मुझे बाद में पूछ सकते हो। सिमिलरली एनोवुलर डीयूबी भी हमने देखा है, परसिस्टेंट फॉलिकल्स जो रहेंगे वो फॉलिकुलर सिस्ट फॉर्म करेंगे, और ये जो फॉलिकुलर सिस्ट है मैं आगे आपको स्लाइड में बताऊंगी, ये फॉलिकल्स जो बहुत ज्यादा ग्रो रहे हैं, ईस्ट्रोजन में क्या होता है फिर एंडोमेट्रियम बहुत मार्कली ग्रो होता है, तो एंडोमेट्रियम की ग्लैंड्स भी फॉलिकुलर सिस्टिक बन जाती है। तो ये जब सिस्टिक बन जाती है तो हम जब ये देखेंगे कि हिस्टोलॉजिकल रिपोर्ट डायलिटेशन एंड क्यूरेटास करके एंडोमेट्रियम की हिस्टोलॉजी रिपोर्ट जब देखते हैं तो हमको सिस्टिक ग्लैंडुलर हाइपरप्लेशिया ये फाइंडिंग मिलती है, या हम उसको स्वीशीज पैटर्न बोलेंगे। तो ये सिस्टिक ग्लैंडुलर हाइपरप्लेशिया मैक्सिमम नंबर ऑफ वुमेन्स में सोनोग्राफी रिपोर्ट में हमको मिलता है, जिसको स्वीशीज पैटर्न भी कह सकते हैं। अब ये क्या है, इन शॉर्ट हम अभी एनोवेलिटी डीयूबी और मेट्रोपैथिया हिमोरेजिका का फिर से एक शॉर्ट कोर्स देखते हैं कि कैसे क्लिनिक में पेशेंट आएंगे तो क्या कोर्स इनका आगे बढ़ सकता है। इट अकाउंट्स फॉर 80%, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, प्यूबर्टी पेरिमेनोपॉजल एज ग्रुप में कॉमन है, प्रोलॉन्ग हैवी ब्लीडिंग, अनअपोज ईस्ट्रोजन आ रहा है, प्रोलिफरेट कर रहे हैं, एंडोमेट्रियम की साइज बढ़ रही है। तो फर्स्ट स्टेज जो है वो अगर हम हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट देखते हैं तो सिंपल हाइपरप्लेशिया आता है, और एक स्लाइड में हमने कॉम्प्लेक्स हाइपरप्लेशिया भी आगे दिखा रखा है। तो सिंपल हाइपरप्लेशिया अगर आ रहा है एंडोमेट्रियम का तो ये तो फिजियोलॉजिकल है, ये नॉर्मल है, मतलब कि यहाँ पे ज्यादा पैथोलॉजी एडवांस नहीं हुई है। ये लोग ये कंडीशंस को हम मेडिकली ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स हाइपरप्लेशिया आया है तो फर्दर एडवांस इन्वेस्टिगेशंस और ट्रीटमेंट लगेंगे। ये कैसा है वी विल सी। कॉम्प्लेक्स हाइपरप्लेशिया विद अटिपिया, अटिपिया मतलब अटिपिकल सेल्स, नॉर्मली यूट्रस सर्विक्स के जो सेल्स हैं उनमें चेंजेस आना, यानी कि डिस्प्लास्टिक सेल्स, जिसे हम बोल सकते हैं कि ये प्री मैलिग्नेंट या ऐसे अटिपिकल सेल्स अगर आ गए हैं तो ये पेशेंट बहुत ज्यादा रिस्क में होगी आगे चलकर एडिनोकार्सिनोमा के। ये हम अभी हम लोग यहाँ पे मेट्रोपैथिया हिमोरेजिका का जो मैंने स्वीस चीज पैटर्न आपको बताया था ये हम देख सकते हैं। इस स्वीस चीज पैटर्न को मतलब कि एंडोमेट्रियम बहुत ज्यादा ग्रो हो गए, थिक वस्कुलर पॉलीप्लॉइडल होते हैं। ये हम कैसे पता कर सकते हैं, जो एंडोमेट्रियम है उसकी डीएनसी करवाई जाती है, और इसकी स्टडी एंडोमेट्रियम का टुकड़ा जो बेचते हैं ना हिस्टोपैथोलॉजी के लिए, उसकी रिपोर्ट जब आएगी तो ये फाइंडिंग्स मिलेंगे हमको, सिस्टिक ग्लैंडुलर हाइपरप्लेशिया जो कि बहुत कॉमनली डीयूबी केसेस में मिलता है। अब यहाँ हम देखते हैं सिंपल एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेशिया एंड कॉम्प्लेक्स। यू कैन सी 2 स्लाइड्स हम देख पा रहे हैं। पहली स्लाइड्स में सेल्स नॉर्मल है लेकिन अबंडेंट है, थिक स्ट्रोमा हो गया है यहाँ पे, और सेल्स एंडोमेट्रियल ग्लैंड सेल्स फिर भी नॉर्मल है, इतना ज्यादा हाइपरप्लेशिया नहीं है, और अटिपिकल सेल्स नहीं है। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स हाइपरप्लेशिया में हम देख पा रहे हैं अटिपिकल सेल्स। इन शॉर्ट में आपको बता दूंगी अटिपिकल सेल्स मतलब क्या।
ये सेल्स के न्यूक्लियस बहुत ज्यादा साइज में बढ़ते हैं, लाइनिंग्स इरेगुलर होगी, हाइपरक्रोमेटिज्म ने आप अगर स्लाइड में देखोगे तो थिकनेस, रेडनेस, स्ट्रोमा बहुत ज्यादा अबेंडेंट हो जाएगा, वेस्कुलरिटी बढ़ जाएगी, तो हमें रिपोर्ट मिलेगी कॉम्प्लेक्स हाइपरप्लेशिया। इन शॉर्ट, सिंपल हाइपरप्लेशिया के 1% या 1 से लेके 10% फीमेल्स कैंसर में तब्दील हो सकती है कुछ साल बाद, 5 साल 10 साल बाद, और कॉम्प्लेक्स हाइपरप्लेशिया की ज्यादा परसेंटेज यानी कि 30 to 50% फीमेल में चेंज वो एडिनोकार्सिनोमा में कॉम्प्लिकेशंस में जा सकती है। तो ये स्टेज पे हमको जरूरी है, हम बोलते हैं कि हाँ, होम्योपैथी का ट्रीटमेंट डेफिनेटली इट इज नॉट ऑन नोजोलॉजिकल डायग्नोसिस, लेकिन पेशेंट की ऐसे कंडीशन में प्रोग्नोसिस और फेट देखना बहुत जरूरी है। आर्टिफिकल सेल्स का क्लियर पिक्चर यहाँ पे दिख रहा है, लार्ज वेरिएबल साइज ऑफ न्यूक्लियस। इस तरीके के आर्टिफिकल सेल्स हमको दिखेंगे तो हम समझेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स हाइपरप्लेशिया है। तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया 1 to 10% एंड 30 to 40%। हाँ, अगर यंग गर्ल्स ओबीज है, मोटापे के साथ है और पीसीओडी प्रॉब्लम के साथ है, तो ये लड़कियों को भी मेट्रोपेथिया हेमोरेजिका मतलब ये एनोमिलेटरी ब्लीडिंग होगा और ये भी प्रोन होती है आगे चलकर। हम देख रहे हैं अभी पूरे कंट्रीज में हर जगह पीसीओडी और हाइपोथायराइडिज्म 2 केसेस बहुत बढ़ रही हैं, और ओबेसिटी लाइफस्टाइल जो अभी का जनरेशन का चल रहा है, लेस एक्सरसाइज, जंक फूड्स एंड ऑल्सो ओबेसिटी और पीसीओडी, ये दोनों भी उतने ही रिस्पॉन्सिबल है फ्यूचर में जाके मैलिग्नेंसी कॉज करने के लिए। इस केसेस में, इन केसेस में हम इन्वेस्टिगेशंस जो भी रिक्वायरमेंट है सब करवाएंगे, हेमोग्लोबिन, टीएलसी, जीएलसी, बीटी, सीटी, पीटी, जैसे कि ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, प्लाज्मा प्रोथ्रोम्बिन टाइम, प्लेटलेट काउंट, ब्लड शुगर, थायराइड प्रोफाइल एज वेल एज एनीमिया भी चेक करना है हमको कि हेमोग्लोबिन परसेंटेज नॉर्मल है कि नहीं, अगर पेरीमेनोपॉजल एज ग्रुप में है तो डायबिटीज, शुगर्स एंड ऑल। प्लस सोनोग्राफी हमें बहुत अच्छे से दूसरे लीजन्स एक्सक्लूड करने के लिए हेल्पफुल होती है। सोनोग्राफी जैसे कि भाई एनोवुलर डीयूबी है या कोई और डिसऑर्डर्स है जिसकी वजह से डिस्फंक्शन यूट्राइन ब्लीडिंग है या कुछ और है, एंडोमेट्रियोसिस, एडेनोमायोसिस, ये सब पता करने के लिए सोनोग्राफी और हिस्टेरियोग्राफी का भी उतना ही रोल है। सबसे इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक चीज क्या है, डायलिटेशन एंड क्यूरेटास, जो मैंने आपको बताया कि क्यूटिंग करके एंडोमेट्रियल सैंपलिंग्स भेजकर हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट में जो फाइंडिंग्स आएंगी उस पर हम आगे की ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल डिसाइड करते हैं। तो ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम का क्या रोल है, अगर डिले हो रहा है मतलब कि पेशेंट को हिमोग्लोबिनोपैथीज यानी ब्लड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, तो हम ये समझेंगे कि सिस्टमिक डिसऑर्डर है, ये हार्मोनल डिसऑर्डर नहीं है। तो फर्दर उस लाइन में पेशेंट को हम क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट देंगे। ये डिसीज डायग्नोज करने के लिए डेफिनेटली क्लिनिकल और लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस का रोल आता है। डीयूबी पेरीमेनोपॉजल एज ग्रुप की पेशेंट में आपको आगे दिखाने वाली हूँ केस। इसको ट्रीट कैसे करते हैं, देखो क्लिनिकली इवैल्यूएट करना है। अगर पेशेंट दिख रही है कि एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेशिया में है, कैंसर की तरफ जा सकती है, साइकिल्स इरेगुलर हो रहे हैं, तो ऐसे केसेस को हम ऑरेंज स्ट्रिप में देख सकते हैं। हमको यूएसजी एडवाइस करना है, क्यूरेटास एडवाइस करना है, और एग्जामिनेशन में अगर रिपोर्ट सेम थिंग सिंपल हाइपरप्लेशिया आ रहा है तो हमारे अलाइड फ्रेंड्स हार्मोनल ट्रीटमेंट देते हैं, लेकिन हम लोग इंडिविजुअलिटी पे हिस्ट्री लेकर के मेडिसिन देंगे। और अगर अटिपिकल हाइपरप्लेशिया आ रहा है तो ये केसेस को हिस्टेरेक्टोमी एडवाइस की जाती है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट मतलब आगे का कॉम्प्लिकेशंस। और अगर कोई रिस्क नहीं है, असाइक्लिकल ब्लीडिंग कुछ ज्यादा मेजर नहीं है, कंट्रोल हो रही है हमारी मेडिसिन से या उनकी मेडिसिन से, तो हम ये सोचेंगे कि ये पेशेंट को वेट एंड वॉच एंड फॉलोअप्स का रिक्वायरमेंट है। सर्जिकल ट्रीटमेंट में डायलिटेशन एंड क्यूरेटास का रोल है क्योंकि ये डायग्नोस्टिक और थेरापेटिक होता है। अगर एंडोमेट्रियल एब्लेशन करते हैं तो ये होप होगी कि नया एंडोमेट्रियम ग्रो हो सकता है। और यही चीज हम हमारे मेडिसिन से अगर करवा रहे हैं, पेशेंट की एंडोमेट्रियम शेडिंग प्रॉपरली हो रही है उसकी कॉन्स्टिट्यूशन और माइजमेटिक ट्रीटमेंट से, तो भी पेशेंट ठीक होगा। और एक नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू, हिस्टेरेक्टोमी टोटल और पैंड 2 टाइप की होगी। ये पेशेंट की कंडीशंस, पेशेंट की फैमिली, एज, पैरिटी, ये सब देखते हुए यूट्रस को कंजर्व करना है कि निकाला तो चलेगा, ये सब डिसीजन बाद में लिया जाएगा। तो हिस्टेरेक्टोमी के कुछ इंडिकेशंस हैं यहाँ पे। अगर मेडिसिन ट्रीटमेंट को फेल हो रही है, पेशेंट एक्सेसिव ब्लीड होकर एनीमिया या हाइपोवोलेमिया में भी जा सकती है आगे, और कोई दूसरी कंडीशन साइमल्टेनियसली एसोसिएटेड है तो फिर सर्जरी की रिक्वायरमेंट
लगती है। सो की पॉइंट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किए। अगर मेडिसिन का रोल नहीं है तो एक मिरेना, एक प्रॉपर्टी आई है, न्यू है, जिसको LNG IOCS 4th लाइन देख सकते हो आप। ये मिरेना जो है ये रिवॉल्यूशनाइज्ड न्यू ट्रीटमेंट है। ये प्रोजेस्ट्रॉन प्राइम्ड प्रॉपर्टी है जो इंसर्ट करते हैं, जो कि जैसे कि ओरल प्रोजेस्ट्रॉन देते हैं तो वे ये भी ब्लीडिंग कम करने में हेल्पफुल होती है। मिरेना, दिस मिरेना इज यूजफुल। अगर इसके बाद भी पेशेंट को आराम नहीं हो रहा है तो फिर उनकी सर्जरी एडवाइस की जाती है। और हम तो DUB जो देखेंगे ये इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच देखते हैं। नाउ a quick understanding of AUB homeopathic point of view। हमारे हैनेमन सर ने एफोरिज्म नंबर 205 के फुटनोट में ये हमें क्लियरली बताया है कि कोई भी फिजिशियन प्राइमरी सिम्टम ऑफ क्रॉनिक माइजम किसी लोकल मैलेडीज से ट्रीट नहीं कर सकते। वी हैव टू सर्च द कॉज एंड कॉज ऑफ द कॉज इज टू बी सर्च। हमें कॉज, कारण का भी कारण मतलब प्रॉपर हिस्ट्री, सोशल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल लेकर ही उसका कारण सर्च करना है कि कब से पेशेंट इरेगुलर हार्मोनल ब्लीडिंग बता रही है, उसके पहले उसके लाइफस्टाइल कोई क्या चेंजेस आए थे, एंड सो कारण का भी कारण ढूंढना है। नोजोलॉजिकल डायग्नोसिस का अपना रोल है, लेकिन ट्रीटमेंट के लिए हमें माइजम और इंडिविजुअलिटी को महत्व देना ही होगा। तो यहाँ पे हम मेट्रोपैथिया का एक उदाहरण लेते हैं। अगर हम माइजमेटिक डायग्नोसिस सोरा साइकोलिसिस सिफिलिस करेंगे तो ये जो बीमारी हम डिस्कस कर रहे हैं हार्मोनल है प्योरली, यहाँ पे हमने क्या देखा, हाइपोफंक्शंस होते हैं जो हम सोरा में लेबल करेंगे। काय का हाइपोफंक्शन था, हमने देखा ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है मतलब LH कंप्लीटली नहीं आ रहा है, नो LH सर्ज। अगर LH नहीं है मतलब उसका हाइपोफंक्शन है जो सोरा में जाएगा। साइकोसिस हाइपरप्लासिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हमने देखा कि अनअपोज ईस्ट्रोजन की वजह से एंडोमेट्रियम मार्कली ग्रो हो रहा है तो हाइपरप्लासिया ऑफ द एंडोमेट्रियम हो रहा है जो साइकोसिस में जाएगा। एंड सिफिलिस, अगर अटिपिकल सेल्स आ रहे हैं, एबनॉर्मल सेल्स जो मैलिग्नेंसी की तरफ जा रहे हैं तो डेफिनेटली सिफिलिस। सो तीनों माइजम, मिक्स्ड माइजम्स, अगर तीनों चीजें हो रही है तो, अदरवाइज हम सोरोसाइकोसिस को प्रीडोमिनेंट यहाँ पे मानते हैं। तो साइकोसिस प्रीडोमिनेंट। अर्ली डायग्नोसिस, एंटीमाइजमेटिक ट्रीटमेंट, हम जितना जल्दी निदान करें, जितना जल्दी हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करें, मेडिसिन सिलेक्शन इंडिविजुअलिटी पे करें, ये काम करेगा। कुछ हेमोरेजिक ग्रुप ऑफ रेमेडीज और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हम यहाँ पे लिस्ट करे हैं। जैसे कोई भी पेशेंट ब्लीडिंग लेकर आ रहा है तो हम कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन थोड़ा रुक कर दे, जहां तक मुझे लगता है पहले उसका ब्लीडिंग कंट्रोल करना जरूरी है, या जो तकलीफ उसको ज्यादा तकलीफ दे रही है वो ठीक नहीं करेंगे तो पेशेंट सेकंड फॉलोअप नहीं देगा। वी विल टॉक इन करंट इरा, अगर पेन तक रिलीव नहीं करेंगे तो पेशेंट बोलेगा कि मेरी बाकी हिस्ट्री छोड़ दो, मेरा दर्द पहले कम करो, ब्लीडिंग कम करो, मैं उठ चल पाऊं, रूटीन कर पाऊं तो ही आई विल गिव यू नेक्स्ट फॉलोअप। सो वी कैन, हम लोग एंटी हिमोरेजिक मेडिसिन कुछ टिंचर्स फॉर्म में भी स्टार्ट कर सकते हैं साइड बाय साइड मेडिसिन के। यहाँ पे हमको मेडिसिन वन आफ्टर अदर फॉलो करना जरूरी है। तो मिलीफोलियम, ट्रिलियम्स, इपिकैक्स, सबैना, ये जो हम डिसऑर्डर मेडिसिन देख रहे हैं फर्स्ट लेफ्ट लाइन में, थैलाप्सी बर्सा, क्रोकस, क्रोटालस, चाइना, ये सब एंटी हेमोरेजिक ग्रुप ऑफ रेमेडीज है। फेरमफॉस इज बहुत इंपॉर्टेंट टूल है गायनेक प्रैक्टिस में। हम हर एंगल से फेरमफॉस होम्योपैथी और बायोकेमिक का रोल कर सकते हैं यूज। और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी की लॉन्ग लिस्ट यहाँ पे है, आप देख सकते हो। कोई भी मेडिसिन, यहाँ पे तो कोई बार नहीं है, सल्फर से लेके सिलिशिया, थूजा, जिंकमेट तक हम कॉन्स्टिट्यूशनल जो मैच करता है वो दे सकते हैं। आई थिंक हम अगर डिटेल बेलेडोना, सबैना, इपिकैक, इनके सिम्टम्स हमें अगर समय रहा तो बाद में डिस्कस करेंगे। केस शुरू करनी होगी मुझे लगता है। मिलीफोलियम, ट्रिलियम, थैलाप्सी बर्सा, पेस्टोरिस, इनके सबके क्लिनिकल इंडिकेशंस मैंने यहाँ मेंशन किए हुए हैं। तो विल बिगिन विथ, हम केस से शुरू करते हैं। ये पेशेंट मिसेस गर्ग 47 इयर्स की 2023 के जनवरी में मुझसे कंसल्ट करने आई थी, मैरिड वुमन, पेरीमेनोपॉजल एज ग्रुप की। इनकी चीफ कंप्लेंट्स जो थी, मेन तकलीफ जो वो लेकर आई थी वो एक्सेसिव ब्लीडिंग, प्रोफ्यूज ब्लीडिंग था 1.5 साल से, जो कि ज्यादातर रेगुलर ही था, कभी कभी इरेगुलर हो रहा था। ब्लीडिंग जो था डार्क फ्लूइड, जो 7 से 8 दिन और कभी कभी 9 से 10 दिन तक रहा, पेशेंट ने हिस्ट्री दी। इस ब्लीडिंग के साथ में पेशेंट को शार्प पेन्स थे ऑन एंड ऑफ हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, मतलब लोअर एब्डोमेन में।
पेशेंट ने दवाई ली, गायनेक ट्रीटमेंट लिया, बट पेशेंट को 2-3 महीने तक लिया दवाई, लेकिन रिलीफ टेम्परेरी था, मेडिसिन स्टॉप किया, कंप्लेंट्स फिर से रिकर हुई। तो ये है प्रिलिमिनरी कंप्लेंट्स पेशेंट की। शी इज फ्रॉम उत्तराखंड। सो एसोसिएटेड कंप्लेंट्स इस पेशेंट के पेन जो है एट वेस्टिब्यूल, साथ में पेशेंट ने बताया कि वल्वो वजाइनल जंक्शंस, उस एरिया में पेशेंट को 1 साल से दर्द हो रहा है, जो कि जलन, बर्निंग है और एक चुभे जैसा स्टिंगिंग पेन है, जो कि दिन में ही बढ़ता है। वल्वो वजाइनल पेन दिन में ही बढ़ता है, रात में पेशेंट ठीक से सो पा रही है। प्लस साथ में पेशेंट को यूरेथ्रा के टिप पे भी दर्द और स्वेलिंग है, जो यूरिनेशन के टाइम पे बढ़ता है। अब पेशेंट ने कहा कि 1 साल पहले से उसको यूटीआई ऑन एंड ऑफ था। पेशेंट ने यूरोलॉजिस्ट को भी दिखाया, लेकिन यूरिनरी कंप्लेंट्स कम हुई, लेकिन फिर से आई। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जल्दी जाता नहीं है, रिकरेंस है, ये हमें भी पता है। अभी यहाँ पे पेशेंट ने मुझे डिस्फंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग तो बताया, लेकिन उसको ज्यादा तकलीफ जो थी वो वल्वो वजाइनल पेन स्वेलिंग की। तो सबसे पहले उसे ट्रीट करके उस एंगल से हिस्ट्री लेकर हमने आगे की तरफ मैनेजमेंट सोचा। पास्ट हिस्ट्री पेशेंट को हाइपर एसिडिटी, रिंगवर्म थे और एब्डोमिनल टिम्पैनाइटिस था। फैमिली हिस्ट्री में फादर को डायबिटीज, हाइपरटेंशन। मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री में हम अल्टरनेशन ऑफ प्रोफ्यूज मेंसेस था, लेकिन कभी स्कैंटी मेंसेस। वन चाइल्ड ऑफ 22 years, by mistake male, actually female है पेशेंट को। then ambithermal towards chilly, patient was ambithermal, thermally patient cold, chilly है। पर्सनल हिस्ट्री में पेशेंट का बिल्ड थोड़ा ओबीस और फेस पे हाइपर पिगमेंटेड पैचेस, प्योरली पेरीमेनोपॉजल चेंजेस थे। भूख कम हो गई थी, प्यास बढ़ गई थी। सॉल्टी चीजों का डिजायर, नमकीन बहुत पसंद, खट्टे से तकलीफ हो रही, मीठा ओके ओके, और स्पाइसी ऑयली बिल्कुल पसंद नहीं। पेशेंट की नींद, मोशंस, यूरिन और पसीना जो है, स्वेट, ये सब नॉर्मल था, सीजनल हम बोल सकते हैं। स्टूल यूरिन कंप्लीटली नॉर्मल। सेक्सुअल हिस्ट्री, पेशेंट ने बताया था कि हस्बैंड ये क्रॉनिक अल्कोहलिज्म में है, दिन भर अल्कोहल के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, डायबिटिक भी है, शी इज वरीड ऑफ दैट। पेशेंट की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही हाई क्लास है, रेंटल प्रॉपर्टीज है उनकी हिल स्टेशन पे। तो हस्बैंड इज नॉट एट ऑल वर्किंग सिंस मेनी ईयर्स, सो ही इज इंडल्ज, ये इन्हीं चीजों में इंडल्ज रहते हैं, एक्टिव वर्क नहीं है ये, एंड इसी की वजह से सेक्सुअल लाइफ तो है ही नहीं, ऐसा पेशेंट ने बताया। तो ऑन एग्जामिनेशन पर एब्डोमेन वॉज सॉफ्ट, एंड उसका पर वजाइनल पेल्विक एग्जामिनेशन भी कंप्लीटली नॉर्मल था, कुछ भी एबनॉर्मल फाइंडिंग्स नहीं मिली। ये मैंने रिपोर्ट उनकी वहां पे गायनेक चेकअप की जो प्रिस्क्रिप्शन पेज देखा, और फिर बाद में पेशेंट को इवेंचुअली कभी एक विजिट में चेक भी किया। सो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स पेशेंट की जो एडवाइस की थी, हीमोग्लोबिन 8 ग्राम था, ब्लीडिंग बढ़ गया था तो हीमोग्लोबिन कम हुआ था पेशेंट का, वेर एज यूरिन रूटीन और यूएसजी पूरा नॉर्मल आया था। यहाँ पे एंडोस्कोपी जो हाइपर एसिडिटी के लिए पेशेंट की ऑलरेडी परफॉर्म थी, वो नॉर्मल आई थी, कि कोई अल्सर वगैरह तो नहीं है गैस्ट्रिक ट्रैक्ट में। तो ये पेशेंट की इन्वेस्टिगेशंस रिपोर्ट। फर्स्ट रिपोर्ट में हम देखते हैं, इस एंगल में हमने थायराइड प्रोफाइल, लिपिड प्रोफाइल, पेशेंट जनवरी में विजिट की थी, फर्स्ट केस दी थी, ये 9 मार्च 23 की रिपोर्ट है पेशेंट की। यहाँ पे लिपिड प्रोफाइल करवाया था जो कि रेस्ड था, नॉर्मल 200 से ज्यादा ही था, 263 वॉज टोटल कोलेस्ट्रॉल। और जो हमने रिजल्ट देखा कि यहाँ पे एलडीएल भी बढ़ा हुआ है और वीएलडीएल भी बढ़ा हुआ है, लो डेंसिटी भी पेशेंट का ज्यादा है, मोर देन नॉर्मल लिमिट्स। तो ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है पेशेंट का, ओबेसिटी है। थायराइड प्रोफाइल में पेशेंट की सिर्फ टीएसएच लेवल्स बढ़ी हुई है, हम देख सकते हैं 9.7, नॉर्मल रेंज 4.3 या 5 तक रहनी चाहिए, टीएसएच बढ़ा हुआ है, रेस्ट T4 T3 इज विद इन नॉर्मल लिमिट्स में है। तो पेशेंट देखा गया तो हाइपोथायराइडिज्म की तरफ जा रही है और कोलेस्ट्रॉल रेज्ड है। अब डायबिटीज पॉइंट ऑफ व्यू, HbA1c फेयर कंट्रोल है, गुड कंट्रोल है, 6.1 आया है पेशेंट का। ये इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स जब हमने देखी तो यूएसजी भी नॉर्मल, और ये रिपोर्ट्स तो पेरीमेनोपॉजल एज ग्रुप ओबेसिटी के चेंजेस है, मतलब कि पेशेंट की यूट्रस में कोई यूएसजी में एबनॉर्मेलिटी नहीं आई है। तो हम क्या समझेंगे कि ये पेरीमेनोपॉजल डिसफंक्शनल यूटेराइन
ब्लीडिंग दिखा रहे हैं। पेरीमेनोपॉजल DUP। अभी पेशेंट की माइंड देखते हैं। माइंड, शी वॉज वेरी, मतलब बातूनी थी पेशेंट, और हर चीज को बहुत देर तक एक्सप्लेन कर सकती थी। वो एक्सपांसिव, मतलब जो भी वो बता रही है वो बहुत देर तक एक सेंटेंस को अलग अलग तरीके से हमें एक्सप्लेन करेगी। तो एक्सपांसिव रूब्रिक हमने रेपर्टरी में लिया। टॉकेटिव तो थी। आर्टिस्टिक, पेंटिंग का बहुत ज्यादा शौक, पेंटिंग में टाइम स्पेंड करती थी अपना। एंग्जाइटी अबाउट हर हस्बैंड्स बैड हैबिट्स, और ड्वेल्स ऑन मैटर्स, लाइक वो कहती थी कि वो मदर इन लॉ के डोमिनेशन में भी थी, सब कुछ अच्छा था, लेकिन हस्बैंड की हैबिट्स और मदर इन लॉ का डोमिनेशन जो आज भी उसे याद आता है, तो ड्वेल करती है। अभी तो मदर इन लॉ ठीक है, ऑन एंड ऑफ आते हैं उनके घर, लेकिन वो ड्वेल करती है कि मैं उनके डोमिनेशन में बहुत रही और मेरी लाइफ अच्छे से जी नहीं। सो वो एक इमोशनल सेपरेशन से, इमोशनल अभी भी ड्वेलिंग मैटर है। शी लिसन्स म्यूजिक, और उससे उसे थोड़ा बहुत रोना भी आ जाता है। उस टाइम पे जो स्टेटस थी पेशेंट की, वो थोड़ी सी नर्वसनेस की तरफ जा रही थी। गुस्सा बहुत आता है जो कि काफी देर तक लास्ट लॉन्ग, लेकिन किसी से ज्यादा कहने के लिए कोई आसपास रह नहीं रहा था। बेटी भी बाहर पढ़ रही थी। तो शी वॉज वॉन्टिंग कंपनी, कंपनी मुझे बहुत पसंद है, ऐसा पेशेंट ने मेंटल्स में बताया। अब हम यहाँ रूब्रिक्स जो हमने सिलेक्ट किए हैं, प्योरली जो पेशेंट ने बताए, माइंड एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन लॉन्ग टाइम फॉर, यहाँ पे मदर इन लॉ है, लॉन्ग टाइम फॉर डोमिनेशन। माइंड एंजाइटी, हेल्थ अबाउट, खुद की हेल्थ के रिलेटेड तो एंजाइटी बहुत है। माइंड आर्ट एबिलिटी फॉर, माइंड ब्रूडिंग, माइंड ब्रूडिंग सानिका। सो माइंड एंजाइटी, माइंड ब्रूडिंग, माइंड कंपनी डिजायर फॉर, ब्रूडिंग तो थी उसकी, बहुत ज्यादा कंपनी चाह रही थी पेशेंट की हो, जो नहीं मिल रही थी। माइंड इमोशन सप्रेस्ड, माइंड एक्सपांसिव, फेस डिस्कलरेशन, डार्क पिगमेंटेशंस ऑन फेस, स्टमक इरेक्टेशंस, फ्लैचुलेंस पेशेंट को हो रहे थे। यूरेथ्रा में स्वेलिंग, मियाटिस में स्वेलिंग। यहाँ पे मैंने रिपोर्टरी में गोनोटॉक्स नाम की मेडिसिन, गोनोटॉक्सिनम सर्च की थी, लेकिन इंडिया में अवेलेबल नहीं थी। उस टाइम पे पेशेंट ने सिर्फ स्वेलिंग और पेन बहुत बताया था यूरेथ्रा में, जिसके लिए सिंथेसिस में गोनोटॉक्स दिया हुआ है, प्लस अपनी होम्योपैथी बाकी भी मेडिसिन से, ऑफकोर्स कैंथ्रीज, कैनाबिस सटाइवा, जो कि पेशेंट को रिलीफ दे सकती है। फीमेल जेनिटेलिया डे टाइम, फीमेल जेनिटेलिया मेंसेस कोपियस, मेंसेस डार्क, देन फीमेल जेनिटेलिया बर्निंग। पेशेंट ने सेकेंड फॉलोअप्स में ड्राइनेस भी बहुत बताया था एट वजाइना, जो कि पेरीमेनोपॉजल एज ग्रुप की डिसऑर्डर है। फीमेल जेनिटेलिया वजाइना स्टिंगिंग, मेल जेनिटेलिया, मेल एंड फीमेल जेनिटेलिया कोल्ड बाथिंग, जेनरल्स बर्निंग, पेशेंट ने बर्निंग सेंसेशंस बताए थे। जनरल्स फूड एंड ड्रिंक्स ऑयल एवर्जन, ऑयली थिंग्स एवर्जन। जनरल्स फूड एंड ड्रिंक्स सॉल्ट डिजायर। जनरल्स फूड एंड ड्रिंक्स सार फूड एसिड्स एग्रेवेट। तो हम देखते हैं कि रिपोर्टरी ने एज यूजुअल, जो हमें लग रहा था सल्फर सेपिया फॉस्फोरस आएंगे ही, नाइट्रोम्यूर फर्स्ट नंबर पे था, तो सल्फर सेपिया फॉस्फोरस बेलेडोना लाइको स्टेफिसेग्रिया पल्सटिला कैलकरिया वर इन द लिस्ट। तो हमने रेपर्टाइजेशन किया, रूब्रिक्स किए, ड्रग्स निकले, लेकिन फाइनल कोट हमारा मटेरिया मेडिका ही होगा। पेशेंट की फर्स्ट फॉलोअप, सेकेंड फॉलोअप हम देखेंगे, उस हिसाब से हम आगे का ट्रीटमेंट हमने पेशेंट का प्लान किया। यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन जो हमने स्टार्ट किया, 5 जनवरी को पेशेंट ने केस दी, 8 जनवरी को हमने पेशेंट को स्टेफिसेग्रिया 200, जो पर्टिकुलर रूब्रिक में 4th 5th नंबर पे लास्टिंग था, आया हुआ था। लेकिन पेशेंट ने जो तकलीफ दी थी, थोड़ा मेंटल्स और उसकी जो सीवियरिटी ऑफ पेन, वल्वो वजाइनल पेन, मुझे मेरा पहले ठीक कर दो मैडम, वो दैट वाज हर सेंटेंस। तो वी हैव प्रिस्क्राइब्ड स्टेफिसेग्रिया 200 BD for 2 days followed by Saclac for fortnight. First follow-up was on 23rd Jan 23. Her complaints, pain वाला complaint was reduced. Burning pain at vulvovaginal junction था, लेकिन कम था. Occasional pain, aggravation urination पे था और bathing पे था. उसके न्यू कंप्लेंट जो आई थी, उनको एब्डोमेन
में फ्लैचुलेंस टिम्पैनिटिस और एंजाइटी 3+, बहुत ज्यादा एंजाइटी बढ़ी हुई थी पेशेंट की। यहाँ पे हमने पेशेंट को स्टेफिसेग्रिया का जो कि एक्शन बहुत ज्यादा टाइम तक नहीं है, हमने उनका रोल जैसे एग्जॉस्ट हो रहा है, हमने यहाँ पे सल्फर का 1 डोज ओनली फॉर 3 days दिया, डिपेंडिंग अपॉन हर रेपर्टोरियल हिस्ट्री एंड फिजिकल हिस्ट्री एंड मेंटल हिस्ट्री बोथ, और SL फॉर 1 month दिया, बायोकेमिक का सपोर्ट दिया फॉर एंजाइटी KP66। देन सेकेंड फॉलो मेंसेस LMP आ गया था यहाँ पे 10 to 12 days का अर्लियर ब्लीडिंग डार्क फ्लूइड क्लॉट्स, हेवी ब्लीडिंग था पेशेंट को, हेवी ब्लीडिंग जो क्लॉट्स के साथ में भी थे। यहाँ पे पेशेंट ने कॉन्स्टिपेटेड स्टूल दिखाए, पेशेंट ने कहा कि अभी कब्ज हो रही है, और यूरेथ्रा में फिर से बाइटिंग बर्निंग सेंसेशन अभी भी है, और एंजाइटी तो ज्यादा कम नहीं हुई है मतलब यहाँ पे जो बाइटिंग बर्निंग एंजाइटी के लिए हमने अभी कोई डिस्टर्बेंस नहीं किया। सल्फर वॉज एक्टिंग, क्योंकि फर्स्ट फॉलोअप से अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ था, सल्फर अपना काम कर रही थी, लेकिन फेरम फॉस का बायोकेमिक का सपोर्ट दिया पेशेंट को इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स के लिए। और पेशेंट कह रही थी कि मेरे फेस पे पिगमेंटेशन बहुत है मैडम, कुछ करिए, तो बर्बेरिस एक्वीफोलियम एक्सटर्नल एप्लीकेशन वॉज गिवन। और ब्लीडिंग जो ज्यादा था इसके लिए हमने यूस्टिलागो मेडिस का मदर टिंचर स्टार्ट किया पेशेंट को, जो एंडोमेट्रियल जो सिम्टम्स को भी मैच करता है पेरीमेनोपॉज एज ग्रुप में। भाई पेशेंट की ब्लीडिंग भी कम होनी चाहिए, एक्सेसिव ब्लीडिंग, जब तक कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सही से निकल के आए और एक्ट करे। थर्ड फॉलोअप में हमने दिया है पेशेंट को, पेशेंट ने हमें फॉलोअप दिया, मेंसेस हैवी है, रेगुलर आ गया है लेकिन हैवी है, बर्निंग एंड बाइटिंग एट यूरेथ्रा अभी 1+ है, थोड़ा कम हुआ है, यूरिन फ्लो नॉर्मल है, यूरिन फ्लो के समय अभी बर्निंग और सिंगिंग पेन कम हो गया है, एब्डोमेन फ्लैचुलेंट है। यहाँ पे पेशेंट ने न्यू कंप्लेंट्स हमको दी, ड्राइनेस, वल्वा में काफी ड्राइनेस रहता है, इंसोम्निया, एनोरेक्सिया, ये जो 3 कंप्लेंट्स पेशेंट ने दी। वल्वा में ड्राइनेस, नींद बिल्कुल नहीं आ रही है मैडम, और भूख बिल्कुल भी नहीं लग रही है। सो जो फ्लैचुलेंस, ड्राइनेस, इंसोम्निया, एंजाइटी, हमने सोचा कि सल्फर ने अपना काम कर दिया है, बर्निंग, ईचिंग, रेस्टलेसनेस, नाउ शी नीड हर कॉन्स्टिट्यूशनल, जो कि हमने रूब्रिक्स में पाया है सेपिया 3rd या 4th स्टेज पे, आई थिंक सेपिया 200 वाज गिवन, 2 दिन के लिए दिए हैं 2 doses, फॉलोड बाय कालीफॉस बायोकेमिक वाज कंटिन्यूड फॉर हर एंजाइटी एंड रेस्टलेसनेस। नाउ 4th फॉलोअप पेशेंट का जो था, ये 10 मई को पेशेंट ने दिया, करीब करीब 3rd फॉलोअप के 1.5 से 2 महीने बाद। ये पेशेंट ने बताया मेंसेस रेगुलर हुआ मैडम, यहाँ पे कोई और चेंजेस नहीं आए, जैसे कि रेगुलर नहीं हुआ, हेवी नहीं हुआ, रेगुलर हुआ, ब्लीडिंग थोड़ा कम है, वल्वा एंड यूरेथ्रा का पेन काफी कम है, बहुत ज्यादा पेन कम हो गया है पेशेंट का। और इन्वेस्टिगेशन में हमने देखा कि मार्च में हमने देखा कि TSH और कोलेस्ट्रॉल जो इंक्रीज थे उसे हम अभी अकाउंट में ले रहे हैं। सेपिया तो हमने दिया ही है, स्टूल कॉन्स्टिपेटेड फ्लैचुलेंस 1+, ड्राइनेस जैसा था वैसा ही है पेशेंट को। हमने यहाँ पे सेपिया का 1 डोज दिया फॉर 3 days, OD मॉर्निंग ओनली, 1 डोज डेली। सेपिया वॉज कंटिन्यूड, अगले फॉलोअप ने हमने सेपिया 1M के बाद में कुछ महीने बाद फिर से पेशेंट को 10M का डोज दिया। 1M और 10M देने के बाद में साथ में पेशेंट को लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन लाइक वॉकिंग एंड एक्सरसाइज सजेस्ट की, जो कि जो पहले से ही कर रहे थे, लेकिन अभी थोड़ा सा जो मेनोपॉजल इफेक्ट्स ज्यादा आ रहे हैं तो आपको रेगुलर एक्सरसाइज और योगा पे ध्यान देना है। विद दैट सेपिया 10M वाज एडवोकेटेड। नाउ अभी पेशेंट काफी हद तक ठीक हो गई थी। अब हम देखें कि हाइपोथायराइडिज्म, ये जो एंडोक्राइनल डिस्फंक्शन पेशेंट को साथ में आ रहा है, दैट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइपो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी और जो ब्लीडिंग चेंजेस जो हो रहे हैं। तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जब जब भी आते हैं या हार्मोनल चेंजेस आते हैं, केस अगर स्टक हो रही है, हमें लग रहा है कि थोड़े बहुत चेंजेस हैं, ज्यादा बड़ा नहीं है हाइपोथायराइडिज्म, थोड़ा ही है TSH लेवल्स, तो हम यहाँ पे सारकोड का रोल करते हैं यूज। सो सारकोड का रोल आएगा। देन पेशेंट वाज फॉलोड अप विथ थायरोडिनम, हमने पेशेंट को यहाँ पे 30 वीकली दिया कुछ डोसेस एज एन इंटरकरेंट रेमेडी। तो रादर देन गिविंग नोजोड, हमने सारकोड की हेल्प ली यहाँ पे।
सारकोड वॉज एडमिनिस्टर्ड, और फिर अगले फॉलोअप्स, इतने फॉलोअप्स यहाँ मेंशन नहीं कर सकती हूँ मैं, अगले फॉलोअप्स में हमने ये देखा कि पेशेंट वॉज वेरी मच रिलीव्ड बोथ मेंटली फिजिकली, यानी ब्लीडिंग भी काफी हद तक कम हो गई और पेशेंट मेंटली बहुत बेटर फील करने लग गई। वल्वोवैजाइनल पेन्स तो चले ही गए और शी वॉज नियरिंग मेनोपॉज जा रही है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी अभी नॉर्मल हो रहा है और ब्लीडिंग भी कम हो रहा है। तो हमने पेशेंट को थायरोइडेनम इंटरकरेंट पे रखा था और पेशेंट वॉज मच बेटर एट दिस स्टेज। So this is all about, yeah, that's it for this case. यहाँ पे हम लोग अगर डिस्कशन करना है तो थेरापेटिक्स इंडिकेशंस ऑफ और पोटेंसी वाइज ड्रग्स कैसे चूज करते हैं हम, मिलीफोलियम और ट्रिलियम, और इनके क्या डोजेस है हम डिस्कस कर सकते हैं। अदरवाइज आई इन माय प्रेजेंटेशन हियर। आपने काफी अच्छा, आप पीपीटी को अब हटा लीजिए बंदिया जी। जी सर। आप ज्योति जी, आप पीपीटी को हटा लीजिए। ओके ओके, यस सर। मंजर जी, आपने काफी अच्छा इसको प्रेजेंट किया है और मुझे लगता है कि आपने बड़ा साइंटिफिकली और कैलकुलेटिव वे में इस सेशन को ऑपरेट किया है। कोई सवाल किसी को है? और सवाल कोई नहीं है, समय समाप्त हो चुका है। मैं डॉक्टर आस्था, यू आर प्रेजेंट इन द मीटिंग। जी सर। हाँ, तो आप मैम को वोट ऑफ थैंक्स प्रेजेंट करें और सेशन। जी थैंक यू मैम। हेलो, थैंक यू सो मच मैम IFPH के इस मंच पे बने रहने के लिए, एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग के बारे में इतना अच्छा जानकारी देने के लिए। ऐसे ही आप IFPH के फोरम पे बने रहिए और जानकारियां हमें शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। थैंक यू ज्योति जी। So now the थैंक यू session, सर। थैंक यू सर। thank you. Session is handed over to Dr. Dhanesh for his English session.